formulae from the Bohr's model. There will be some simple questions on these formulae, but there will be important questions on the line spectrum of the Bohr's model. That is this diagram. The first line, second line, third line, and all that. You must know this formula. This is very important formula. And the value of this Rz, that is a Rydberg's constant, 1.1 into 10 raised to 7 per meter. Very important formula. So there will be many questions on this formula. उसके बाद हमने देखा था कि there are various series observed by various scientists in the hydrogen spectrum, that is Lehman, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfund, NF and NI. The value of NF is constant for a given series, but value of NI varies depending upon which line we are referring to. मतलब अगर पहली लाइन है लेमन की तो पहली लाइन के लिए NI रहेगा 2, दूसरी लाइन के लिए NI रहेगा 3, तीसरी लाइन के लिए NI रहेगा 4, लेकिन NF लेमन सीरीज के हर लाइन के लिए 1 ही रहेगा. मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बार मुझे जरा बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? यस और नो? राइट. चलिए अब आगे चलते हैं. मैंने ये भी बताया कि फोटोन अगर एब्जॉर्ब होता है, फोटोन अगर एब्जॉर्ब होता है, एक मिनट, एक ही मिनट. इसको जरा पढ़ लो आप, और ये क्वेश्चन भी पढ़ लो आप, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लो आप, नीचे वाला. चलो इसके ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा, पढ़ लो. चलो, क्या ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्या? बोलो एक बार. सॉल्व किया है क्या ये? प्लीज. हाँ यस, ठीक है. फिर अगला वाला क्वेश्चन लेंगे हम. चलो, लेकिन सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आपको अभी तक जो फॉर्मूले है वो सभी के सभी याद होने चाहिए. ठीक है, तो एक बार हम उनको रिवाइज तो कर लेते हैं. फॉर्मूले याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये बोर के मॉडल के फॉर्मूले. ठीक है ना? एक बार चलिए. क्या है? एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट, NH/2π. उसके बाद क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो मेरे साथ. 52.9 इंटू n² पिकोमीटर. उसके बाद एनर्जी इन nth ऑर्बिट, आंखें बंद करके देखना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू n²
अपॉन जेड स्क्वायर। गलत हुआ ना? गलत हुआ तो ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और वो भी जूल में। उसके बाद वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, आंखें बंद करके, एन एच अपॉन 2πm/n, एन एच अपॉन 2πm/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करना। और उसके बाद है आपका मेन इक्वेशन, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, वेव नंबर का इक्वेशन, राइट, ये वाला। इसका क्या फॉर्मूला है? वेव नंबर इक्वल टू आर जेड इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n/² माइनस 1/n/f², and RZ is 1.1 into 10⁻⁷ per मीटर। चलिए, तो चलिए आगे, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगला वाला करते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ पाश्चन सीरीज फाइंड द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन, फोर्थ एंड लास्ट लाइन। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आपको पता हो कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, लास्ट लाइन का मतलब क्या है, और कुछ भी नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो इसमें क्या किया जाता है। पाश्चन सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन हो, फोर्थ लाइन हो, उनके लिए एन फाइनल कांस्टेंट है। पाश्चन मतलब LBP, मतलब तीसरी वाली सीरीज, राइट। ये लेमन वाला, बामर वाला, ये पाश्चन वाला, फिर आगे वाले छोड़ दो। ये ऐसे लेमन के लिए हर कोई आके पहले ऑर्बिट में गिरता है, बामर की सीरीज में हर कोई आके दूसरे ऑर्बिट में गिरेगा, पाश्चन के लिए हर कोई आके तीसरे ऑर्बिट में गिरेगा, कहीं से भी, राइट। तो ये लेमन, बामर, पाश्चन, बात खत्म। तो एन फाइनल सभी के लिए कांस्टेंट, एन इनिशियल डिपेंड करता है। अब पाश्चन के लिए फाइनल ऑर्बिट 3 है। फाइनल ऑर्बिट क्या है? तीसरा, मतलब 1 2 3। अब इसकी पहली लाइन मतलब चौथे से तीसरे में आना, इसकी दूसरी लाइन मतलब पांचवे से तीसरे में आना, इसकी तीसरी लाइन मतलब छठे से तीसरे में आना। समझ रहा है ना? एक एक से बढ़ती है बस। ये फाइनल ऑर्बिट मतलब यहां पे आके इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो पहली लाइन मतलब चौथे से आना, दूसरी लाइन मतलब पांचवे से यहां पर आके गिरना, तीसरी लाइन मतलब सिक्स्थ वाले से यहां आके गिरना। तो फर्स्ट लाइन बोली है तो चौथे से तीसरे में आना, और चौथी लाइन बोली है तो सातवें से तीसरे में आके गिरना, और लास्ट लाइन का मतलब इनफाइनाइट से तीसरे में आके गिरना। चलो, क्या ये क्लियर है? मैंने यहाँ पे जो भी कहना चाहा, क्या वो क्लियर है आपको? मतलब एन आई किसी भी सीरीज के लिए एन इनिशियल और एन फाइनल ढूंढना, क्या आपको ये समझ में आया? हाँ, तो मैं एक आपको बोल रहा हूं, लेमन, बामर। चलिए, बामर सीरीज के लिए आप मुझे बताइए तीसरी लाइन, बामर सीरीज के लिए तीसरी लाइन, उसके लिए आपको मुझे पहले एनएफ बताना है और फिर एन इनिशियल भी बताना है। चलिए एनएफ बताइए पहले। फटाफट, वो भी फटाफट। चलो, बाकी के लोग कहाँ है? कौन कौन आया है? उत्कर्षा है, पूनम है, प्राची है, पूर्वा, अबोली। हाँ चलो, तो मैंने क्या बोला? हाँ, इनिशियल। ज्ञानेश्वरी बताओ, चलो बामर के लिए एन फाइनल पहले बताइए। एन फाइनल, एन फाइनल क्या होगा? बामर सीरीज के लिए एन फाइनल। यस शुभम, बहुत अच्छे। ज्ञानेश्वरी, उत्कर्षा, चलिए बताइए आप। ज्ञानेश्वरी क्या हो रहा है? प्राची, पूनम तो अभी नहीं है, न्यू न्यू है वो, अबोली, अपूर्वा। चलिए आप लोग भी जरा दिमाग लगाइए प्लीज। शुभम ने सही बताया।
देखिए बेटा, ये ऐसे नहीं होता, आपको ना वो पता होना चाहिए पहले, इनिशियल लाइन फाइनल लाइन, तभी तो पढ़ने में मजा है ना, वरना आगे जाके क्या फायदा। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास है सीरीज कौन सी, एल, बी, पी, बी और एक पी है, छोड़ दो उसको, पहले इनका तो समझ लो। हर किसी के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आके कहीं तो गिर रहा है। लेमन के लिए कहीं से भी आके पहले ऑर्बिट में गिरेगा, बामर के लिए दूसरे ऑर्बिट में गिरेगा, पास्चन के लिए तीसरे ऑर्बिट में, और ब्रैकेट के लिए चौथे, और एक है, छोड़ दो, पहले तीन तो समझ लो। ये तो फाइनल फिक्स है हर किसी सीरीज के लिए, लेकिन इनिशियल डिपेंड करेगा कि कौन सी लाइन है। ठीक है, जरा देख लो आप ये वाला, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब अगर आप देखोगे, तो फिर सिंपल सी बात है, लेमन के लिए पहली लाइन मतलब ये देखिए, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये है आपका पहला ऑर्बिट, ये है पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा, ये पांचवा ऑर्बिट। ठीक है, तो लेमन की पहली लाइन यानी 2 से लेकर 1 में आना, मतलब एन फाइनल 1 हो गया और एन इनिशियल 2 हो गया, मतलब इनिशियली यहां पे था इलेक्ट्रॉन, फाइनली यहां आके गिरा। अब लेमन की दूसरी लाइन का मतलब क्या है, तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में गिरना, यानी इनिशियल ऑर्बिट कौन सा हो गया, 3, और फाइनल हो गया 1। मतलब लेमन के सीरीज के लिए फाइनल ऑर्बिट हमेशा 1 रहेगा, फाइनल ऑर्बिट हमेशा 1 रहेगा, लेकिन इनिशियल ऑर्बिट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइन कौन सी है। चलो, ये क्लियर है क्या ज्ञानेश्वरी, एक बार बताओ मुझे, ये वाला क्लियर है क्या? अरे बोलो, क्लियर नहीं है तो नो बोलो, फिर तो हम ठीक से लेंगे। इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट, क्या हो रहा है ये, क्या बच्चे कुछ बोल नहीं रहे? नो तो बोलो कम से कम, यस नो कुछ तो बोलो बेटा। वैष्णवी क्लियर है क्या? हाँ, पूर्वा भी क्लियर है अभी, और बस अपूर्वा का ही आंसर आया, और लोग, क्योंकि ये नहीं अगर समझा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेटवर्क इशू है क्या ज्ञानेश्वरी, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, अपलोडेड वीडियो देखो, बाकी के लोग, अपूर्वा ने बताया, चलिए, हाँ ठीक है फिर। तो सिंपल सी बात है बेटा, एन फाइनल फिक्स होता है और एन इनिशियल लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये नहीं समझा ना तो फिर आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एन इनिशियल लाइन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर पहली लाइन है लेमन की तो एन इनिशियल 2 है, दूसरी लाइन है तो 3 है, ठीक है, चौथी लाइन है तो एन इनिशियल आपका 5 है, आठवीं लाइन है तो एन इनिशियल 9 होना चाहिए, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैसे ही आप देखोगे तो ये जो है आपका, ये वाला, अगर आपको बोला जाए कि पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज की चौथी लाइन, उसके लिए एन इनिशियल और एन फाइनल क्या है, पाश्चन सीरीज, ये वाली है आपकी पाश्चन सीरीज, उसके लिए एन इनिशियल और एन फाइनल क्या है, तो दूसरी, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। तो चौथी लाइन के लिए देखो, एन इनिशियल क्या है, 7, इनिशियल ऑर्बिट 7वां है, और एन फाइनल क्या है, तीसरा। बस ऐसे एन इनिशियल और एन फाइनल ढूंढना है, और एक सीरीज के लिए एन फाइनल फिक्स रहता है, एन इनिशियल एक एक से बढ़ता रहता है अप टू इंफिनिटी। तो इस हिसाब से अब हम आगे चलते हैं।
तो हमको पूछा गया है पाश्चन सीरीज के लिए, राइट, फर्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन एंड लास्ट लाइन। और कौन है एलिमेंट? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन है तो उसका Z इक्वल टू 1 है। बस ये समझना जरूरी है, n फाइनल और n इनिशियल। पाश्चन सीरीज उसकी अगर पहली लाइन है तो वो चौथे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में गिरने वाली लाइन होती है। मतलब इनिशियल 4 और फाइनल 3। तो क्या है वेव नंबर का फॉर्मूला? फाइंड द वेव नंबर ही पूछा है ना हमको। फाइंड द फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ पाश्चन सीरीज, फाइंड द वेव नंबर। तो देखिए ये क्या होता है, आर जेड, फॉर्मूला एक साथ मेरे साथ दोहराओगे तो अच्छा है। आर जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर 1/n या 1/nf²। क्या है बोलो जरा, आप ही बोलो पहले क्या है। NF है। बहुत अच्छे बेटा, शुभम यू आर वेरी एक्टिव, बहुत अच्छे। तो NF² माइनस 1/ni²। बस बहुत आसान है, कुछ नहीं। आर जेड की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁷। आप याद रखो, आप भी ध्यान रखो, अगर मैं गलत हो रहा हूं तो बताओ। मैं जरा मेमोराइजिंग में उतना भरोसा नहीं करता। बीइंग अ टीचर मैं मेमोराइजिंग पर भरोसा नहीं करता। बीइंग अ स्टूडेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारी सिस्टम ही वैसी है बेटा, ठीक है ना। हमारी सिस्टम एग्जाम की कैसी है, जो मेमोराइजेशन पर भरोसा करती है। तो आपको तो मेमोराइजेशन करना होगा। लेकिन अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनमें क्या करेंगे, मेमोराइजेशन का टेंशन नहीं देंगे। वो सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको दे देंगे। इंजीनियरिंग में जाओगे आप अगर, हाँ मेडिकल वालों को तो मेमोराइजेशन करना ही होगा। इंजीनियरिंग में देखो पूरे कांस्टेंट वांस्टेंट सब सामने है, लेकिन आप क्या करो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। उनका कहना क्या होता है, कांस्टेंट आपके सामने है, सब फॉर्मूले भी है, लेकिन आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगाओ, मतलब लॉजिक लगाओ। तो और उसी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन जरा मेमोराइजेशन पर भरोसा होता है हमारे सिस्टम का, इंडियन सिस्टम का। लेकिन हमको करना चाहिए क्योंकि हम उसी सिस्टम में रह रहे हैं। तो मैं कुछ मेमोराइज नहीं करता इसका मतलब आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको करना ही होगा। तो NF², तो फाइनल ऑर्बिट आपका क्या है, तीसरा, माइनस Ni², चौथा। हो गया काम खत्म। सो 1.1 किधर गया ये वाला, इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कोई आंसर आएगा, उसी को ले लो। क्या है अभी, इसको थोड़ी सॉल्व करने की जरूरत है अभी हमको। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर लिया भी है। ये देखिए, RZ, ये NI, ये NF। NI मतलब चौथा ऑर्बिट, फाइनल मतलब तीसरा ऑर्बिट। ये 1/16, 1/9, यहाँ तक हमने किया है, राइट। तो इस लड़की ने, हाँ ठीक है, फिर माइनस में आंसर आएगा, यानी रिलीज हुआ इसलिए माइनस आया बेटा, कुछ नहीं है। तो ये देखो, ये इसको कैसे किया, देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको, इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे आप, इधर 1/16 माइनस 1/9, तो तिरछा गुणाकार हो जाएगा ये ऐसे। सो 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, पता है ना आपको ये सब। तो 9 माइनस 16 तो होता है -7, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 9 144, 16 9 44। तो इसको डाल दो यहां पर, राइट। तो यहां पे डाल दिया, तो अब क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 11×7 = 77, तो -7.7, 10⁻⁷, और ये 144 यहाँ पे है। तो आपका आंसर आएगा कुछ ऐसे।
7.7 10⁻⁷, और ये 144 को कैसे लिखा मैंने, ज़रा ठीक से देखो। 144 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पर ले लिया मैंने, तो ये 1.44 इंटू 10⁻² हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये काम बन गया आपका। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है, तो इसलिए मैंने इस 144 को देखो इस तरीके से लिखा है। ठीक से देखो, मेरी जहां पर पेन है वहीं पर पहले फोकस करो, राइट। अब क्या हुआ, ये 10⁻7 10⁻², इसका क्या हो जाएगा 10⁻7 -2। ये भी लॉज ऑफ इंडाइसेस है, a⁻b अपॉन a⁻c है, तो a⁻b - c, तो 10⁻7 -2 ऐसे हो गया। फिर ये 7.7 और इसका डिवीजन करना है, ये वाला डिवीजन आता है 5.1। कैसे आता है, रफ कैलकुलेशन मैंने बताया। और 11th और 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी नीट हो जेई हो, हम ज्यादातर फोकस नीट और जेई के ऊपर ही करते हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो क्या आसानी से हम निकाल देंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारा फोकस कहाँ पे रहता है, नीट और जेई। नीट और जेई में क्या करना होता है आपको, रफ कैलकुलेशन। क्यों रफ कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास होते हैं ऑप्शंस ए बी सी डी। मान लो आपके पास कुछ ऑप्शंस है 5.1 इंटू 10⁻5, दूसरा है 2.1 इंटू 10⁻5, और कुछ है 5.1 इंटू 10⁻12, और है कुछ 12 इंटू 10⁻5 या फिर -5, ऐसा कुछ है। तो आपको ना एग्जैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एग्जैक्ट मत करो, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर नीचे है, लेकिन करने की जरूरत नहीं। देखिए हम रफ कैलकुलेशन करेंगे 7.7 1.44, तो हम क्या करेंगे, चलो, अरे ऐसे भी करने की जरूरत है। और एक सिंपल तरीका मुझे समझ में आया, और एक सिंपल तरीका कैसे आया, देखो जरा। देखो इस पॉइंट को मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 7.7, और अगर आप देखोगे ना तो ये इसके ट्वाइस है। कैसे ट्वाइस है, जरा ठीक से, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होना है आपको, कंफ्यूज भी नहीं होना है। जरा यहीं पे दिखाता हूं आपको। चलो यहाँ पे जो कुछ भी किया इसको भूल जाओ, इधर देखो क्या कर सकता हूं मैं। आपके पास क्या है -7.7, और ये है 144 इंटू 10⁻7। अब बात देख के ही समझ में आनी चाहिए, 7 का ट्वाइस होता है 14, 7 दूनी 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरा बड़ा है ये, तो यहाँ का पॉइंट हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। पॉइंट को शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया -7.7 डिवाइडेड बाय 14.4, और पॉइंट को एक बार शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया, और ऊपर तो ये है ही 10⁻7। देखो जरा, रफ कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। पिछले साल जैसा किया था वैसा नहीं कर रहा हूं, इस साल थोड़ा अलग कर रहा हूं। ये नोट्स कैसे पिछले साल के स्टूडेंट के हैं मेरे। तो अब क्या होता है, ये 7 2 14, मतलब 7 दूनी 14। नियरली घ्यायचं असतं हो, नियरली लेना है आपको, इतना टेंशन नहीं लेना है। आप बोलोगे कि सर ये 0.7 है आगे, अरे टेंशन मत लो, इसे रफ कैलकुलेशन कहते हैं। तो 7 दूनी 14, सो 1/2 आया नियरली, इंटू 10⁻²। ये देखिए ये 10 इसके साथ अगर काट दोगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा, और ये 1/2 का मतलब होता है 0.5, सो 0.5 इंटू 10⁻6। फिर से इसको इधर खिसकाओ, तो ये 5 इंटू 10⁻5। चलिए एक पावर कम होता है ना पॉइंट को अगर राइट को शिफ्ट करोगे तो। अब सिंपल सी बात है, ऑप्शन में आपको कौन इसके बहुत करीब दिख रहा है, ये वाला करीब दिख रहा है, बस इसको टिक मार्क कर दो। एग्जैक्ट आंसर निकालने की क्या जरूरत है। मैं कई बार बताता हूं, नीट और जेई में बोर्ड के फंडे जैसे के वैसे नहीं चलते। आपको वहां पे स्पीड पर ध्यान देना होता है, और आपको कोचिंग में यही पढ़ाया जाता है कि स्पीड कैसे एनहांस करे। उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स होती है। धीरे धीरे और भी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी, और आपको भी आदत पड़ जाएगी कि शॉर्ट ट्रिक से करना है। लेकिन शुरू शुरू में आप 10th में 9th में किए होते हो,
आपको लगता है कि सर डिटेल में नहीं बता रहे, पॉइंट को छोड़ रहे, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालते, कई बार तो मुझे 11th क्लास में बच्चे बोलते 11, मैंने बोलता चलो 11.2 आंसर है, बोलते नहीं सर 11 पॉइंट हमारा तो हमने कैलकुलेटर से क्या हुआ 11.998 आ रहा है। अरे बेटा 11.998 और इसमें क्या फर्क है? देखो ये आपके 10th क्लास में इतना जरूरी था, अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आंसर निकालना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रफ आंसर लेकिन फास्ट निकालना है, बोर्ड में थ्योरी के पेपर में एग्जैक्ट आंसर निकालना है। वो कैसे निकालना है? लॉग टेबल का यूज करके। लॉग टेबल कैसे करते वो आपको बताया जाएगा बाद में, अभी टेंशन मत लो उसका। और ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बोर्ड को नहीं देना है, अभी नीट और जेई उसी के बेस पर एडमिशन हो रहे हैं ना। अब बोर्ड का इंपॉर्टेंस कहां पे है? कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, नीट जेई के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से ये वेव नंबर आपका, देखिए पहला वाला वेव नंबर इतना आता है। माइनस, माइनस क्यों है? देखिए भूलना नहीं, यहां पे माइनस था ना, ये माइनस, और ये फोटोन रिलीज हो रहा है, जंप डाउन किया इसलिए फोटोन रिलीज हुआ। जब रिलीज होता है तो वेव नंबर माइनस आता है बेटा, ठीक है। काम खत्म, ये काम खत्म हो गया। अब उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूछा है? पहली लाइन, अब पाश्चन सीरीज की फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन। अब पाश्चन में फोर्थ लाइन है तो हमको पता है यल, पाश्चन कैसा है? यल बीपी, मतलब तीसरे ऑर्बिट से शुरू होता है वो, थर्ड ऑर्बिट। तो चौथे ऑर्बिट से छलांग लगाई पहली लाइन, पांचवें ऑर्बिट से छलांग लगाई दूसरी लाइन, छठे से छलांग लगाई तीसरी लाइन, और फिर सेवंथ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में छलांग लगाई। तो ये हो गया आपकी फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन। तो ये हो गया आपका फाइनल, यन फाइनल, और सेवंथ हो गया आपका यन इनिशियल। भाई यही समझना है बस, बाकी तो क्या है, सटर फटर चीज है और कुछ नहीं, ये तो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए देखो आपका जो फॉर्मूला है उसको भी नहीं भूलना है। वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड इंटू जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो काम हो गया। आर जेड की वैल्यू यहां पे डाल दी, देखो जेड तो 1 है, आपका हाइड्रोजन एटम है इसलिए 1 यहां पे डाला क्या और नहीं डाला क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। एन फाइनल, ये देखिए आपका फाइनल ऑर्बिट 7 है, कहां पे है आपका फाइनल? ओ हो, तो यहाँ पे गलती हुई है कि नहीं बोलो जरा मुझे, यहाँ पे गलती हुई है ना? तो इसकी गलती जरूर हुई है, क्योंकि इसने एन फाइनल को एन इनिशियल लिया है और एन इनिशियल को एन फाइनल लिया है। जरा देखो तो, यस और नो, यस और नो? हाँ, ये आपका यहाँ पे एन इनिशियल होना चाहिए बेटा, एन इनिशियल, तो उसने यहाँ पे एन फाइनल डाल दिया। आंसर में आंसर उतना ही आएगा लेकिन माइनस की जगह पर प्लस आएगा, माइनस की जगह पर प्लस आएगा। चलो समझ रहा है क्या ये उसने क्या गलती की है? देखिए जरा एन फाइनल कहां पर है, ये रहा एन फाइनल। एन फाइनल की वैल्यू 3 होनी चाहिए, उसने 7 ली है। फाइनल की जगह पर इनिशियल, इनिशियल की जगह पर फाइनल। समझ में आया क्या ये उसने गलती क्या की है? समझ में आया बेटा? अरे बोलो यस। हाँ, तो थोड़ा उस गलती को सुधार लेते हैं हम, उस गलती को सुधार लेंगे हम। ये देखिए बस यहां पे गलती को सुधार लेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपको 3 करना होगा और यहाँ पे आपको 7 करना होगा, बस इतनी ही चेंज। सो दिस इज आपका 3 एंड दिस इज 7, ठीक है ना? मुझे लगता है आपने मुझे गलत फॉर्मूला बताया क्या, एक बार देखो तो। बेटा पहले एन इनिशियल है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, पहले एन इनिशियल ही है। फॉर्मूला एक बार जरा ठीक से देखो,
वेव नंबर का फॉर्मूला, इसको पहले मैं ठीक से देखो, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड इंटू जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर है। ठीक है, ये भूलना नहीं, इसमें गलती हो जाती है कई बार, इनिशियल और फाइनल, पहले इनिशियल है, भूलना नहीं। ठीक है शुभम, इनिशियल है, फाइनल नहीं, पहले इनिशियल है। ठीक, ओके, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो देख लिया टाइम पे, वरना आगे भी गलतियां हो सकती थी। ओके, तो अब देखते हैं। तो इनिशियल ऑर्बिट, तो ये देखिए, ये आर जेड की वैल्यू यहाँ, उसके बाद जेड तो 1 है तो नहीं डाला तो भी चलेगा यहाँ पे। एन इनिशियल, यस इनिशियल ऑर्बिट 7th ही है, फाइनल ऑर्बिट आपका 3 है। हो गया। अब इसकी वैल्यू होती है 49, इसकी होती है 9, तो तिरछा गुणाकार इस तरीके से, तो 9 माइनस 49 माइनस 40, 49 इंटू 9, इसका करोगे तो 441 आएगा, राइट। अब रफ कैलकुलेशंस करते रहो, अलग अलग तरीके हैं करने के, मैंने बताया ना, ऐसी कोई नहीं बात। 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू 40, ये जो माइनस है मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर लगाओ, और नीचे कितना है 441 है। अब रफ कैलकुलेशन कैसे करोगे बेटा, देखो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपका पॉइंट इधर है तो इसको इधर खिसकाओ, समझ रहा है ना? समझ रहा है ना बेटा ये? ठीक है, और इस पॉइंट को इधर खिसकाओ। अब इस पॉइंट को लेफ्ट को खिसकाया इसलिए ये 10 आया, इस पॉइंट को इधर खिसकाया इसलिए ये 10⁻⁻1 आया। ये तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस है कि पॉइंट को किधर शिफ्ट किया तो 10 की पावर क्या आती है। रूल्स ऑफ इंडाइसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको पता नहीं तो ईएसए क्लासेस जो चैनल है अपना यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में लॉज ऑफ इंडाइसेस वगैरह सब रिवाइज किए हुए हैं। या फिर आप एक बुक लिख सकते हो, मुझे लगता है वो टाटा मैग्रा हिल का है, टाटा मैग्रा हिल का है शायद, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। वैसे तो हम क्लास में पढ़ाते ही रहते हैं फिजिक्स के वक्त मैथमेटिक्स, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं उनके पास ये नहीं होता। ये बुक मेरे पास है, इसके मैं फोटो निकाल के पीडीएफ बना के अपने ग्रुप पे डालूंगा 1-2 दिन में, अभी तो नहीं पॉसिबल, 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी लॉज ऑफ इंडाइसेस यानी घातांकाचे नियम, ये आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल सकते हैं, इनको पढ़ लो, या फिर यूट्यूब की प्लेलिस्ट के ऊपर भी देख सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट किधर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए पावर कैसे चेंज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट करने पर पावर कैसे शिफ्ट होती है, मैं वो वीडियो शायद आपको 12th क्लास के लिंक पर भेजूंगा, वो आप देख लेना आपके ग्रुप के ऊपर। तो ये हो गया आपका, ये 11 हो गया, इसका पॉइंट शिफ्ट किया इसलिए 11 हो गया, इनटू ये 10⁻7 है और ये 10⁻−1 है, तो ये ऊपर आके फिर ये ऊपर आके भी -1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया 10⁻7 -1, और ये वाला एक -1 मल्टीप्लाइड बाय 40, कौन सा 40, ये वाला 40, और नीचे क्या हुआ देखो, पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 44.1। अंदाजा लगाओ क्योंकि मुझे पता है 11 4 जा 44, 11 चौक 44 ऐसा रहता है, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। तो ये देखिए, ये डायरेक्टली 11 चौक 44, तो ये 4 आ गया, फिर 4 ढाई 40, 4 10 जा 40, 4 ढाई 40, तो ये 10 आ गया आपका। तो आंसर आ जाएगा आपका नियरली 10 ये 7 - 2 मतलब 5, मल्टीप्लाइड बाय ये 10 है आपका, तो 7/5 और ये 1 आपका 10
6 आंसर आता है, नियरली 10⁶ आएगा आंसर, नियरली। अब देखते हैं कि आंसर क्या है। तो देखिए आंसर वही है आपका -1 इंटू 10⁶। अगर 1.1 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.1 इंटू 10⁶ भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको तो क्या है, नियरली आंसर निकालने हैं, बस नियरली आंसर। तो ऐसी बातें होती है रफ कैलकुलेशंस करते वक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको क्या निकालनी है, लास्ट लाइन। ठीक है ना, क्वेश्चन को भूलना नहीं है बेटा, लास्ट लाइन निकालनी है, भूलना नहीं। ये देखिए आपके पास कौन सी लाइन निकालनी है आपको, फर्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन और लास्ट लाइन, क्वेश्चन सीरीज की लास्ट लाइन, क्वेश्चन सीरीज की लास्ट लाइन। तो क्वेश्चन सीरीज की लास्ट लाइन निकालने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये चीज 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 आता है। मतलब किसी चीज को अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 0.5 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 0.2 आएगा, अगर 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, जरा ठीक से देखो, हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 0.1 आएगा। मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा। 1 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.01 होगा, वैसे ही धीरे 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 ये नंबर घटता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर करोगे तो आंसर नियरली 0 आता है, तो इसको कभी भूलना नहीं। तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही आता है। किसी चीज को अगर इन्फिनिटी से रेज करोगे तो आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा, किसी चीज को माइनस इन्फिनिटी से रेज करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, ये सब पूरा याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक होता है सब। तो ए रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। चलिए अब इसके आगे जो भी करना है हमको, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय। आप क्या करो अभी, ये आंसर्स, चलिए ये आपको क्या करना है अभी, जो आपके नोट्स है, जो आपके नोट्स मैंने भेजे हुए हैं उस नोट से आप क्या कर लो, ये लिख लो, लिख लो। लेकिन जो नए लोग हैं जिनके पास नोट्स नहीं है उनको मैं फिर से भेज रहा हूं ग्रुप के ऊपर, वो ले लेंगे। चलिए बाय बाय, ओके। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं भेज रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, को 12th के ऊपर भेजा था मैंने, 12th गर्ल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नहीं 11th के ऊपर ना,